और 1:11 की शुरुआत करेंगे बंगाल में मुख्य सचिव की खबर के साथ, जिन पर केंद्र और बंगाल की जंग और ज्यादा तेज हो गई है। आज दिल्ली में ज्वाइन करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय दिल्ली नहीं पहुंचे। 10 बजे का ये समय था जब उन्हें रिपोर्ट करना था, लेकिन वो क्योंकि नहीं पहुंचे इस समय तक, तो डेडलाइन खत्म होते ही ममता बनर्जी इस मामले पर और ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्हें केंद्र पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया। इस चिट्ठी में ममता ने लिखा कि महामारी में वो अपने मुख्य सचिव को नहीं छोड़ सकती। माना जा रहा है कि मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय खुद भी दिल्ली नहीं आना चाह रहे और आज वो ममता बनर्जी के साथ अहम बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्य सचिव के तबादले के फैसले को एक तरफा ममता बनर्जी ने बताया और ये कहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ऐसे तबादले के लिए राज्य सरकार से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। केंद्र की अनुमति से मिला 3 महीने का सेवा विस्तार, लेकिन उसके बावजूद एक कठिन समय में जब राज्य कोविड जैसे संकट से जूझ रहा है, तूफान हाल में पश्चिम बंगाल के इलाकों से गुजरा है और ऐसे में जब मुख्य सचिव की जरूरत उन्हें है तो उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है। जो कुछ भी वहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है, वो जानबूझकर किया गया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि इस आपराधिक जो जानबूझकर किए गई इस आपराधिक गुनाह को लोकतंत्र और देश कभी नहीं माफ करेगा। आप जो है वहाँ पर अपना पॉलिटिकल स्कोर करने में लग गई। एक बहुत ही शर्मनाक काम और एक बहुत ही बेहुदा काम मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की है उन्होंने किया है। बंगाल की जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोग करने नहीं दिए, इसमें वो लोग सफल होने देंगे। इसका एक ही कारण है कि केंद्र और राज्य, केंद्र जब हम लोग जनप्रतिनिधि है तो हम लोग कोई भी देखते नहीं कि कौन रंग से हैं, हम लोग एकजुट होकर काम करना चाहते हैं। और ये वार्ता जो है हमारे मुख्यमंत्री भी यही बोलते हैं कि हम लोग एक होकर काम करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल की भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोविड में भी राजनीति करते हैं, यश दुर्योग में भी राजनीति करते हैं। ये जनता के हित में नहीं है और ये देश पूरा देख रहा है। 2021 में इसका जवाब बंगाल की जनता ने दे चुका। इस वक्त और जानकारी के साथ कोलकाता से अनुपम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ममता बनर्जी तो क्लियर कर चुकी हैं ये कि उनके सचिव जो है वो दिल्ली नहीं जाएंगे। चिट्ठी में भी उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है केंद्र सरकार के ऊपर लगाए, लेकिन सवाल ये कि अब केंद्र के पास क्या विकल्प बचते हैं, क्या एक्शन हो सकता है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से जो विकल्प है वो जरूर तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि अब जब रिपोर्ट करनी थी चीफ सेक्रेटरी को, अलापन बंदोपाध्याय को, सुबह 10 बजे तक, तो वो तो नहीं किया है। इससे पहले भी मीनाक्षी एक घटना हुई थी जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के कॉन्वे पे जो है हमला हुआ था और 3 आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर करके दिल्ली बुलाया गया था, तब भी वो नहीं आए थे। और इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि लगातार केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में ये तनातनी चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से जरूर कोशिश की जाएगी कि चीफ सेक्रेटरी को जो है दिल्ली लाया जाए और उनकी जगह जो नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हो उसको किस तरीके से होगा। इसमें अब देखना यह है कि गवर्नर की भूमिका को किस तरीके से जो है देखा जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं ऑर्डर फॉलो किया गया केंद्र सरकार की तरफ से तो केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, अब उनका किस तरीके का रुख रहेगा और फिर होम मिनिस्ट्री से लेके डीओपीटी मंत्रालय इस पर क्या एक्शन लेगा वो आज दोपहर तक जो है वो तय हो जाएगा। मीनाक्षी, साथ ही हमारे साथ अनुपम मिश्र इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, साफ तौर पर ममता बनर्जी पहले वैक्सीनेशन पर आर पार की लड़ाई करती हुई नजर आई, फिर उसके बाद तूफान के मुद्दे पर उन्होंने अहम मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ अटेंड नहीं करी। इसके बाद अब ये मुख्य सचिव का मामला, पूरे फ्रंट फुट पर यहां पर बैटिंग करती हुई ममता दिखाई दे रही है। कहीं पर भी ये नहीं लगता कि किसी भी मुद्दे पर वो समझौते के मूड में है, इस बार चाहे मुख्य सचिव का ही मुद्दा क्यों ना हो। जी बिल्कुल मीनाक्षी, और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जैसा कि हिमांशु बता रहे थे कि 3 अधिकारियों के तबादले पर भी दोनों सरकारें भिड़ी थी, मोदी और ममता सरकार, और आज भी वही हो रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कर ही दिया है कि अलापन बंदोपाध्याय दिल्ली नहीं जा रहे हैं। अलापन बंदोपाध्याय इस वक्त मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है सचिवालय। सचिवालय के 14वें तल्ले पर 14th फ्लोर पर ममता बनर्जी बैठती हैं। उनके पास ही मुख्य सचिव का केबिन है और वहां पर मुख्य सचिव पहुंच चुके हैं और 3 बजे के आसपास एक अहम बैठक होनी है
हैं आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो तूफान यास आया है उससे किस तरह का मुकाबला किया जा रहा है, नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करनी है, उसमें भी मुख्य सचिव शामिल होने वाले हैं। तो ये तो साफ हो गया है कि मुख्य सचिव दिल्ली नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने चिट्ठी भी लिख दी है, लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। अब ऐसे में केंद्र सरकार कौन से विकल्प तलाशती है, उसके ऊपर क्या निर्णय लिया जाता है और ममता सरकार का उन निर्णयों पर क्या रुख होता है, इस पर यह लंबी लड़ाई छिड़ने वाली है, इतना तय है। क्योंकि ये जो विवाद शुरू हुआ है ये बहुत जल्दी थमने वाला नहीं है और इस तरह के जो उदाहरण है इससे पहले भी आए हैं। तमिलनाडु में भी कुछ साल पहले हुआ था जब डीजीपी के ट्रांसफर पर केंद्र और राज्य सरकार ने यहाँ से आगे इस मामले पर क्या होता है। घर में तूफान ताउते की वजह से एक जहाज समुद्र के किनारे फंस गया है। चिंता की बात यह है कि इस जहाज से अब तेल का रिसाव हो रहा है जिससे जनजीवन पर खतरा है। इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। ताउते तूफान तो गुजर गया लेकिन उसकी मचाई गई तबाही की तस्वीरें अब तक पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए ये वही बार्ज है जो ताउते की चपेट में आया था। अलीबाग में ये बार्ज तूफान की चपेट में आकर टूटा और समंदर की लहरें इसे बहा ले आईं पालघर तक। पालघर के वडराई इलाके में समंदर और चट्टानों के बीच में फंसा है ये बार्ज। खतरे की बात यह है कि बार्ज में 80,000 लीटर डीजल है और ये डीजल इस बार्ज से रिस रहा है। तस्वीरें देखिए, ये जो काला पानी आप देख रहे हैं ये इसी बार्ज से निकल रहा है। इसी डीजल को पानी से अलग करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी डीजल को पानी में फैलने से रोकने की कोशिशें हो रही हैं। इसी डीजल के रिसाव को रोकने की कोशिश हो रही है। अब जो बाज है उसमें से जो ऑयल लीक हो रहा है उसको किस तरीके से निकाला जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए कि ये जो बड़ी बड़ी टैंक्स है वो यहाँ पर लाई गई है और ये टैंक्स की जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर की है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो लोकल मछुआरे हैं उनकी मदद ली जा रही है। अब उनके मदद से ये जो टैंक्स है इनको अब उस बार्ज तक ले जाया जाएगा। ऐसी अभी तक यहाँ पे 17 टैंक्स लाई गई है जिसकी पूरी कैपेसिटी 1000 लीटर है, यानी कि 17,000 लीटर का जो डीजल ऑयल है वो इसके अंदर भरा जा सकता है। तो यानी कि अब इस बोट के सहारे यहाँ से इस टैंक्स को उस बार्ज पे ले जाया जाएगा और वहाँ से जो ऑयल लीक हो रहा है वो ऑयल को इस टैंक में डालकर बाहर ले जाया जाएगा। वडराई का ये समुद्री इलाका पथरीला है जिनके बीच फंसा है ये जहाज। आज तक आपको सीधे उस बार्ज तक ले आया है जिस बार्ज में से जो डीजल ऑयल है वो लीक हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर यही वो बार्ज है। देखिए ये जो गर्ल कंस्ट्रक्टर जो बार्ज है जिसके अंदर से ये डीजल ऑयल लीक हो रहा है। आप देखिए कितना काला, और मैं आपको बता दूं यहाँ से जो स्मेल है डीजल की वो इतनी ज्यादा तेज है। और यही जो बार्ज है मैं आपको बता दूं कि 17 मई को जब साइक्लोन तौते आया था इसे एंकर किया गया था अलीबाग में। इसमें 137 लोग मौजूद थे लेकिन वो जो एंकर है वो पूरी तरीके से उखड़ गया। जिसके बाद मैं बता दूं कि अलीबाग से सीधे यहाँ पालघर में ये जो बार्ज है वो यहाँ पर पहुंच चुका। चिंता इस बात की है कि अगर समुद्र में डीजल के इस रिसाव को जल्द न रोका गया या पानी से डीजल जल्दी नहीं हटाया गया तो मछुआरों की जीविका पर तो असर होगा ही, समुद्री जीवों के लिए भी खतरा हो जाएगा। देखिए ये जो तस्वीरें बताए किस तरीके से अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है इसे जो है वो सेफ्टी बैंड कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसमें से ऑयल बाहर ना निकले, लेकिन जब हाई टाइड आता है तो ये जो ऑयल है वो उसके ऊपर से बाहर आ जाता है। तो जो मरीन लाइफ है, जो समुद्र में जो मरीन लाइफ है, साथ ही यहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं उनके बिजनेस पे काफी असर पड़ेगा। जो मरीन लाइफ है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये जो ऑयल है वो बाहर ना निकले। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस बार्ज से डीजल का रिसाव रोका जाए। तो आज तक आपको सीधे उस बार्ज पर लेके आया है और जहां पर ये जो तेल रिसाव हो रहा है और किस तरीके से जो टीम है वो रेस्क्यू का काम कर रही है, किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। देखिए ये बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स है। ये ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं कि जो ऑयल है ये इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे उस बड़े बड़े जो टैंक्स है उसमें उस ऑयल को डाला जाएगा। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ऑयल लीक हो रहा है। ये जो डीजल ऑयल है ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है।
आपको बता दें कि पालघर से करीब 350 किलोमीटर दूर अलीबाग में ताउते की चपेट में ये बार्ज आया था। तूफान इतना तेज था कि इस बार्ज के टुकड़े अलग हो गए थे। अब जब ये पालघर में समुद्र में फंसा है तो कोशिश यही है कि जल्दी इसे निकाला जाए। सौरभ बख्तानिया, पालघर, आज तक। मेहुल चौकसी पर अब और ज्यादा मामला पेचीदा होता जा रहा है। एंटीगा के प्रधानमंत्री ने गर्लफ्रेंड कनेक्शन जोड़कर मामले को और उलझा दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या गर्लफ्रेंड के चक्कर में मेहुल चौकसी डोमिनिका में फंस गया? बैंकों का करोड़ों डकार कर फरार मेहुल चौकसी पर रहस्य गहराता जा रहा है। पैसे देकर एंटीगा की नागरिकता लेने वाला मेहुल अब डोमिनिका में फंसा है। उसकी चोट वाली तस्वीर आई। अब खबर आई है कि वो डोमिनिका की राजधानी रोज के डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में भर्ती है और भारत से पहुंचा विमान उसका इंतजार कर रहा है। मेहुल के डोमिनिका पहुंचने को लेकर भी सस्पेंस है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन का दावा है कि मेहुल गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती के लिए डोमिनिका गया और वहां फंस गया। The Dominican government has a free hand to act. In fact, Mehul Chokshi may have made a mistake to travel to Dominica. The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now, that would have been a monumental error because whereas in Antigua, because he's a citizen, we could not deport him. गैस्टन ब्राउन का दावा है कि मेहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिप से डोमिनिका पहुंचा। वहां कोबरा टूर ने मेहुल के लिए सारे इंतजाम किए, लेकिन आज तक से खास बातचीत में कोबरा टूर के मालिक एंड्रयू कोबरा ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसके मुताबिक 25 मई को उन्हें डोमिनिका पोर्ट पर उतरे 2 लोगों को एजेंट सर्विस मुहैया कराने को कहा गया था, लेकिन उनमें एक भारतीय और दूसरा ब्रिटिश नागरिक था और दोनों पुरुष थे। On the 25th, we did not provide any services to any name Mehul Chokshi from our company. Absolutely not. We did not provide any services for this particular name. Honestly, I do not know. Apart from the photos that are circulating, I do not know what Mehul Chokshi look like. But based on the photos that are circulating, I did not see anybody of that look on this particular boat, or not the boat or anybody that we did clearances for. Nevertheless, absolutely no woman on that particular boat. मेहुल डोमिनिका कैसे आया, क्यों आया, इस पर अब भी रहस्य है। उसके वकील का दावा है कि उसे अगवा कर डोमिनिका लाया गया, जहां उसकी पिटाई भी हुई, लेकिन एंटीगुआ पुलिस इस थियरी को नकार रही है। कल मेहुल की चोट वाली तस्वीर जरूर आई, अब वो अस्पताल में है। पंजाब नेशनल बैंक का 13,500 करोड़ लेकर भागने वाले मेहुल चौकसी ने 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ली और जनवरी 2018 के पहले हफ्ते में भारत से भाग गया था। अब एंटीगुआ में भी उसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। एंटीगुआ की विपक्षी पार्टी पीपीसी उसके बचाव में आ गई है। उसकी दलील है कि अब मेहुल एंटीगुआ का नागरिक है, उसके साथ कुछ होता है तो फंडिंग कर नागरिकता लेने वालों को गलत संदेश जाएगा। गीता मोहन और मनीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात सिमटते कोरोना खुलते शहरों की। इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। उसकी एक गाइडलाइन जारी की गई। दिल्ली में करीब
करीब 1.5 महीने बाद इंडस्ट्रियल एरिया गुलजार हुआ, फिर से फैक्ट्रीज में मशीनें चलने लगी। कोरोना की दूसरी लहर के उफान के बाद 20 अप्रैल को लॉकडाउन लगा था। तो दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहला चरण आज से शुरू हुआ है। फैक्ट्री के साथ साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी हरी झंडी मिल गई। दूसरी लहर में कोरोना लॉक होता दिखा तो दिल्ली अनलॉक होने लगी। आज से फैक्ट्रियों के शटर फिर से उठ गए, फिर से मशीनें चलने लगी, फिर से राजधानी के इंडस्ट्रियल एरिया में शोर शराबा शुरू हो गया। लॉकडाउन में जो कामगार घर लौट गए थे वो फिर से काम पर लौटने लगे। लगभग 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद राजधानी दिल्ली आज से अनलॉक होना शुरू हो चुकी है। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीत विहार इलाके में। 1.5 महीने का लॉकडाउन एक बड़ी राहत, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो अब शुरू हो गई हैं। कितनी राहत मानते हैं? सर देखो, राहत तो है, देखो काम शुरू हुआ एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी तब तक राहत, पूर्ण रूप से राहत तभी मिल पाएगी जब दुकानें खुलेंगी। क्यों? दुकानें कौन सी, क्या आपको किस चीज़ की दिक्कतें जो हैं वो? सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शॉप्स हैं खुल जाए, बेशक एक शॉर्ट पीरियड में, एक कम टाइम में भी खुल जाए तो उससे भी राहत मिलेगी। रॉ मटेरियल मिल जाएगा? जी जी, रॉ मटेरियल। और सुबह से ही जब तमाम ठेकेदार और मजदूर भी पहुंचना शुरू हुए हैं, ये बताइए कि राहत मानते हैं? काम धंधा शुरू हो चुका है, 1.5 महीने बाद लेबर को भी पूरा मैनेज करना पड़ रहा था, कितनी राहत? सर राहत तो मिली है, लेकिन दुकान नहीं खुली है तो माल ही नहीं आ पा रहा, तो काम कहाँ से होगा, निर्माण कार्य तो हो नहीं पाएगा, आखिर वही हाल रहेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में फैक्ट्रियों के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के काम को मंजूरी मिली है, लेकिन बाकी पाबंदियां 7 जून तक बनी रहेगी। मेट्रो भी 1 हफ्ते और बंद ही रहेगी। इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन खत्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहां जहां जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। दूसरी लहर में कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार फूंक फूंक कर अनलॉक की ओर कदम बढ़ा रही है। मौजूदा छूट भी 1 हफ्ते के लिए ही है। अगर कोरोना के मामले में इजाफा हुआ तो इस फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। शर्तों के साथ छूट तो दी गई, लेकिन लॉकडाउन की सख्ती भी बनी रहेगी। लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वालों को आवाजाही के लिए ई पास लेने होंगे। फैक्ट्री मालिकों को ई पास के लिए आवेदन करना होगा। फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट पर भी बिना कोरोना के लक्षण वाले कर्मचारियों और मजदूरों को ही अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका भी ख्याल रखना होगा। दिल्ली के कारोबारियों को उम्मीद थी कि पहले चरण में बाजार भी खुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की तरह सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को ही छूट दी गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा, लेकिन इसके सामान कहां से आएंगे, क्योंकि हार्डवेयर की दुकानों को मंजूरी नहीं दी गई है। मेरा काम पत्थर घिसाई का है और मेरे अंदर में 6-7 लेबर मजदूर काम कर रहे हैं और मैं आया था बाबूजी के पास काम के लिए। अब ये कह रहे हैं कि आगे से दुकान ही नहीं खुली है, मैं पत्थर कहाँ से ला के दूँ, तुझे सामान कहाँ से ला के दूँ। इस वजह से हमारे लेबर मजदूर सारे आगे 1-1.5 महीने से खाली पड़े हुए हैं। अब फिर खाली बैठे रहेंगे जब तक दुकान नहीं खुलेगी, तो ना हमें आगे से पैसा मिलेगा और मैं ना इनको पैसे दे पाऊंगा। दिल्ली में 20 अप्रैल से ही लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में राजधानी को रोज करीब 600 करोड़ की चपत लगी। रोज खाने कमाने वालों का हाल भी बेहाल रहा। प्रवासी मजदूरों को भी घर लौटना पड़ा।
19 अप्रैल से 14 मई के बीच ही 8 लाख से ज्यादा मजदूर पलायन कर गए। दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन लगा, तब हालात बेहद ही खराब थे। 20 अप्रैल को राजधानी में 24 घंटे में 28,395 केस आए थे। हर तरफ त्राहिमाम था, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची थी। पता नहीं था कि कब कौन चला जाए। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो दिल्ली में 24 घंटे में 946 केस आए, जो 69 दिन बाद सबसे कम है। महामारी से मौत में भी कमी आई है। दिल्ली में एक दिन में 78 लोगों की जान गई, जो 47 दिन में सबसे कम है। और तो और एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 12,100 तक आ गई है, जो 58 दिन में सबसे कम है। उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना राजधानी से पूरी तरह खत्म होगा और दिल्ली पहले की तरह गुलजार होगी। सन्नाटा खत्म होगा, सड़कों पर बहार होगी। ये एक राहत जरूर मिली है, लेकिन एक परेशानी भी जो है वो तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो बिल्डर्स हैं उनके लिए ये भी परेशानी है कि वो चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी रॉ मटेरियल्स की शॉप्स भी खोले, ताकि कंस्ट्रक्शन वर्क को जो इजाज़त मिली है वो आगे भी तेजी से काम बढ़ सके। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, लेकिन वैक्सीन की जंग अब भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर वैक्सीन को लेकर केंद्र से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही अकेला हथियार है। आज स्कूल में पत्रकारों के लिए खासकर और उनके परिवारों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था शुरू की जा रही है। कई दिनों से पत्रकारों की ये मांग थी कि उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए, तो मुझे बेहद खुशी है कि आज ये व्यवस्था स्कूल में की जा रही है। और दोनों कैटेगरी 18 से 44 और 45 के ऊपर वाले दोनों कैटेगरी के पत्रकार और उनके परिवार के लोग आके यहाँ पे टीका लगवा सकते हैं। तो मेरी सभी पत्रकार साथियों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके सभी लोग टीका लगवाएं। इस टाइम टीके के ज़रिए ही आप अपने आप को बचा सकते हैं कोरोना से। ये आज से अनलॉक शुरू हुआ है और फैक्ट्रियां और साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्क, कुछ चीज़ें जो हैं उनमें दिक्कतें भी आ रही हैं। जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आज मैंने देखा था कि पोर्टल में शायद थोड़ी दिक्कत थी, उसको ठीक कर देंगे। जो दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा, जिस चीज़ में दिक्कत आ रही है उसको ठीक करेंगे।